Good morning, students. Today we are again in this chapter Matter in Our Surrounding, and obviously we are in lecture number 4. Fine. So what we have studied in our previous lectures, we will recap that. We will hear about the topics that we discussed earlier, and then we will start fresh topics of today's class. So what we stood that a matter can be classified into 3 types. First one was solid, another was liquid, and then gas. First was solid, second was liquid, and third one that we studied was gas. Okay, fine. So to distinguish the solid, liquid and gas, we studied a lot of factors, a lot of things, और उनमें सबसे इंपॉर्टेंट बेटा क्या क्या हमने पढ़ा, जैसे फर्स्ट नंबर पे रिजिडिटी, क्लियर है सभी को। सेकंड नंबर पे हमने क्या पढ़ा बेटा, फ्लूइडिटी के बारे में हमने जाना है ना। हमने ये जाना कि किसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा होता है, किसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम होता है, और उसी के बेसिस पे बेटा हमने सॉलिड और लिक्विड गैस को आपस में डिस्टिंग्विश किया था। तो टुडे द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज डेंसिटी। आज बेटा हमें डेंसिटी के बारे में जानना है, और इसके बाद बेटा जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप कर सकते हैं हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो डेंसिटी बेटा क्या होता है, बिल्कुल आराम से आपको समझना है। बेसिकली बेटा डेंसिटी इज द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन पर यूनिट एरिया, है ना। सिंपल सी बात बिल्कुल बेटे, डेंसिटी इज द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन पर यूनिट एरिया या पर यूनिट वॉल्यूम। रिपीटिंग अगेन, डेंसिटी इज द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ एनी सब्सटेंस। किसी सब्सटेंस के यूनिट वॉल्यूम में, एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में जितने एटम्स प्रेजेंट होते हैं बेटे, उसी को हम क्या बोलते हैं, डेंसिटी बोलते हैं। अब एटम को बेटा यहां मैं रिप्लेस करने वाला हूं, एटम को मैं रिप्लेस कर देता हूं पार्टिकल से। क्लियर हो गया सभी को। तो व्हाट इज डेंसिटी, बेसिकली कि डेंसिटी इज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ एनी सब्सटेंस। क्लियर हो गया सभी को। तो लास्ट क्लास में हमने क्या सीखा बेटा, कि जो हमारे पास सॉलिड होते हैं, सॉलिड में किसी भी सब्सटेंस में नंबर ऑफ एटम्स के बीच की जो डिस्टेंस है, एटम्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो बहुत कम होती है। याद है सभी को, क्या सीखा था हमने, कि जो नंबर ऑफ जो एटम्स होते हैं यहाँ पर, उनके बीच की आपस में डिस्टेंस बहुत कम होती है ना। इंटरमॉलिक्यूलर और इंटर एटॉमिक डिस्टेंस इज वेरी लेस, तभी तो बेटा अट्रैक्शन इसका ज्यादा होता है। क्लियर है ना सभी को। तो इसका मतलब ये हुआ बेटा कि इन एनी सॉलिड सब्सटेंस नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर क्लोजर, मींस इन अ पर्टिकुलर वॉल्यूम नंबर ऑफ एटम्स आर मोर इन केस ऑफ सॉलिड। क्लियर हो गया सभी को। नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन पर यूनिट ऑफ वॉल्यूम इज लिटिल बिट लेस एज कंपेयर टू सॉलिड इन लिक्विड। और गैस की बात कर लें तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर वेरी लेस इन अ पर्टिकुलर वॉल्यूम। अब सभी को क्लियर हो गया। तो ठीक है, एक छोटी सी बात बेटा हम करेंगे, बहुत ध्यान से आपको समझना है कि डेंसिटी जो है बेटा, डेंसिटी का एक फॉर्मूला बनता है। बाय द वे केमिस्ट्री में बेटा हम डेंसिटी को रो से डिनोट करते हैं। बिल्कुल ध्यान से समझना, इससे डिनोट करते हैं रो से। तो रो का फॉर्मूला, रो को बेटा का जो सिंबल है वो कुछ इस टाइप का होता है। तो डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। क्लियर हो गया, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इज नोन एज डेंसिटी। यानी रो इज इक्वल्स टू मास को मैं कैपिटल एम से डिनोट कर देता हूं, वॉल्यूम को वी से। यही बोला ना आपने कि डेंसिटी इज द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन पर यूनिट वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ एटम, जितने ज्यादा एटम रहेंगे उतना ही ज्यादा तो उसका मास होगा। यानी नंबर ऑफ एटम्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, है ना। जितने ज्यादा एटम होंगे एक्चुअली उतना ही ज्यादा तो मास होगा। सपोज दैट यहाँ पर एक एटम है तो केवल एक एटम का मास, एक से ज्यादा एटम है तो बहुत ज्यादा एटम का मास। तो नंबर ऑफ एटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास हियर। जितने ज्यादा एटम्स होने वाले हैं उतने ज्यादा मास होने वाला है ना। तो डेंसिटी इज
इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, आपको डेफिनेशन से ही क्लियर हो गया। तो हियर रो इज इक्वल टू m बाय v। अच्छा बेटा मास की यूनिट क्या होती है? अगर हम यूनिट की बात करें, डेंसिटी में अगर यूनिट की बात करें तो मास की यूनिट क्या होने वाली है बच्चों? मास को हम वैसे जो m के इंटरनेशनल सिस्टम है उसमें बेटा हम इसको किलोग्राम से डिनोट करते हैं, है ना। तो किलोग्राम और वॉल्यूम को बेटा हम जब इसको हमने किलोग्राम माना है, थोड़ी बड़ी यूनिट ले लेते हैं वॉल्यूम के लिए। तो वॉल्यूम क्या होता है बेटा? मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिफरेंट एरियाज एंड हाइट, यानी इसको हम लिख सकते हैं बेटा मीटर क्यूब से। ठीक है, अगर बेटा हम इसको और सिंपल यूनिट में कन्वर्ट करना चाहें, किलोग्राम को बेटा मैंने ग्राम में कन्वर्ट कर दिया, है ना, और ग्राम और मीटर को कन्वर्ट कर दिया बेटा सेंटीमीटर में, तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब ऐसा मानते हैं बेटा हम केमिस्ट्री में कि अगर हमारे पास कोई कंटेनर हो और उस कंटेनर में जो इसका शेप है वो कैसा हो? क्यूब के जैसा, और क्यूब की एक साइड की लेंथ a हो। क्लियर है सभी को? क्यूब की एक साइड की लेंथ a हो, ऑब्वियस सी बात है सारे साइड्स की लेंथ a हो जाएगी, और इस a की वैल्यू 1 सेंटीमीटर हो, तो उस केस में इस पूरे क्यूब के अंदर 1 ml ऑफ सब्सटेंस आएगा। तो मैं इसी यूनिट को बेटा क्या लिख सकता हूं? ग्राम पर ml। चलेगा? इस सेंटीमीटर क्यूब का मतलब हुआ कितना? 1 ml। अगर ये पूरा का पूरा वॉल्यूम बेटा समझना, अगर ये पूरा का पूरा वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब है तो 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम किसके इक्वल होता है? ml के इक्वल होता है। तो इसी यूनिट को बेटा हमने ग्राम पर ml बोल दिया। क्लियर हो गया सभी को? इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का जल्दी से बेटा स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद हम इसके क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। फाइन बेटा, तो इन प्रॉपर्टीज को पढ़ने के बाद अब हम एनसीईआरटी के बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, और अभी मैं आज आपको एनसीईआरटी क्वेश्चन ही सॉल्व करवाने वाला हूं आगे की क्लास में, क्योंकि बेटा हमने सॉलिड, लिक्विड और गैस की प्रॉपर्टीज के बारे में ऑलमोस्ट इंफॉर्मेशन ले ली है। तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, जो नेक्स्ट पेज में ये प्रॉपर्टीज पढ़ने के बाद आपको क्वेश्चन मिलेंगे, उनमें से कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो हमने डिस्कस नहीं किए हैं, कुछ हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिए थे, जो हमने डिस्कस नहीं किए हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो मैं डिस्कस करूंगा बेटा वो क्या है? अ गैस फिल्स कंप्लीटली, अकाउंट फॉर दिस क्वेश्चन करके आपको एनसीईआरटी में मिलेगा या गिव रीजन लिखा हुआ मिलेगा। तो हम जो फर्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं दैट इज अ गैस फिल्स कंप्लीटली द वेसल इन विच इट इज केप्ट। क्या क्वेश्चन है कि अगर हम किसी वेसल में, किसी भी बर्तन में बेटा अगर हम गैस को रख देते हैं, गैस को फिल कर देते हैं, तो ये गैस उस वेसल के कंप्लीट वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर लेता है। ये गैस जो है इस पूरे वेसल को कवर अप कर लेता है। ऐसा क्यों करता है? गैस में ऐसी क्या प्रॉपर्टी है कि अगर थोड़ी सी भी गैस हो तो वो उस पूरे कंटेनर की में ऑक्यूपाई कर लेगा, पूरा कंटेनर जो है फिल हो जाएगा गैस से। ऐसा कैसे होता है? तो आ जाइए समझते हैं बेटा। हमने क्या सीखा था कि गैस एक ऐसा सब्सटेंस है बेटा जिसमें फ्लूइडिटी की प्रॉपर्टी होती है। फ्लूइडिटी मतलब ये बहुत आसानी से फ्लो कर सकता है। क्या सीखा था हमने कि सॉलिड, लिक्विड या गैस किसी भी सब्सटेंस को बनाने वाले जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें दो डिफरेंट टाइप की एनर्जी होती है। कौन कौन सी? फर्स्ट नाम हमने बोला था बेटा काइनेटिक एनर्जी, है ना, और सेकंड नाम बेटा हमने बोला था पोटेंशियल एनर्जी। अब ये जो बेटा पोटेंशियल एनर्जी होती है, बिल्कुल ध्यान से आपको समझना है, पोटेंशियल एनर्जी जिस सब्सटेंस की जितनी ज्यादा होगी वो उसके पार्टिकल्स उतने ज्यादा स्टेबल होंगे। जैसे सॉलिड सब्सटेंस जो होते हैं, सॉलिड सब्सटेंस मूव नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि उनकी पोटेंशियल एनर्जी हाई होती है। लेकिन जिनकी काइनेटिक एनर्जी हाई है बेटा वो इजीली मूव कर सकते हैं। अब गैसेस के केस में बेटा फ्लूइडिटी मैक्सिमम है, इसका मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या लिखोगे कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्लूइडिटी या प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइडिटी इज मैक्सिमम इन केस ऑफ गैसेस, सो दीस पार्टिकल्स ऑलवेज रिमेन इन मूवमेंट। मतलब इस कंटेनर में आपने बेटा गैस को फिल किया तो इसके पार्टिकल ऐसा नहीं कि इसी लोकेलिटी में, इसी डोमेन में रह जाएंगे, बल्कि वो बेटा पूरे के पूरे कंटेनर में मूव करते हुए नजर आएंगे, और इसी वजह से बेटा ये पूरे कंटेनर के वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर लेते हैं। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अ गैस एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर।
अब बेटा जब एक पार्टिकल, दोबारा एक बार फ्लूइडिटी के बारे में आप सीखना, जब भी कोई पार्टिकल बेटा कंटिन्यूअस मूवमेंट में रहेगा तो ऑब्वियस सी बात है बेटा वो इस कंटेनर की लीड पे, है ना, इस कंटेनर की वॉल पे, हर जगह पर बेटा स्ट्राइकिंग करेगा। अब गैसियस पार्टिकल्स कंटिन्यूअस मोशन में है, मोशन करते टाइम वो बेटा किसी चीज से स्ट्राइक भी करेंगे, तो जिस टाइम पे बेटा स्ट्राइक करेंगे उस टाइम पे वहां कोलिजन होगा तो फोर्स लगेगा, है ना, एंड फोर्स पर यूनिट एरिया इज प्रेशर। हम किसी पर्टिकुलर एरिया में जो फोर्स लगाते हैं उसी को तो बेटा हम प्रेशर बोलते हैं। तो ये पार्टिकल्स कंटिन्यूअस मोशन में है, यानी ये फोर्स अप्लाई कर रहे हैं पर्टिकुलर एरिया पे, और इसीलिए हम ऐसा मान सकते हैं कि ये प्रेशर क्रिएट करते हैं। दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ देयर मूवमेंट। अगर ये पार्टिकल्स मूवमेंट ना करें, गैसेस पार्टिकल मूवमेंट ना करें, तो वो प्रेशर भी नहीं लगाएंगे। क्लियर हो गई बात? तो क्यों ये एक्सर्ट करते हैं प्रेशर? बिकॉज ऑफ देयर कंटिन्यूअस मोशन। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, अ वुडन टेबल शुड बी कॉल्ड एज सॉलिड। एक वुडन टेबल है, एक टेबल है वो लकड़ी की बनी हुई है, तो उसको हमें बेटा सॉलिड नाम देना चाहिए, उसको हमें सॉलिड के अंदर क्लासिफाई करना चाहिए। क्यों करना चाहिए ऐसा? बहुत सिंपल सी बात है कि जो वुडन टेबल है बेटा, ना तो ये बेटा आसानी से मूव कर सकती बिना फोर्स अप्लाई किए, पहली कंडीशन सॉलिड के लिए कि फ्लूइडिटी बहुत कम होती है, ज्यादा तो गैसेस में होती है, तो ना तो इसके पार्टिकल बेटा मूव कर सकते फ्रीली विदाउट अप्लाइंग फोर्स। दूसरी बात, अगर बेटा मैं इसको कंप्रेस करना चाहूं नहीं कर सकता, यानी इसमें कंप्रेसिबिलिटी भी नहीं है। सेकंड नेक्स्ट पॉइंट बेटा, रिजिडिटी, ये हार्ड है ना, तो जो हार्ड होते हैं वो तो सॉलिड होते हैं, तो ना तो बेटा इसमें फ्लूइडिटी है ना, ना ही बेटा इसमें कंप्रेसिबिलिटी है। इसमें है तो क्या? रिजिडिटी, है ना, इसमें है तो क्या? फिक्स्ड शेप, साइज एंड वॉल्यूम, है ना, इसीलिए हम इसको सॉलिड में क्लासिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी कैन इजीली मूव आवर हैंड इन एयर, बट टू डू सो सेम थ्रू सॉलिड ब्लॉक वी नीड कराटे एक्सपर्ट। हम एयर में बेटा बड़ी आसानी से अपने हैंड को रोटेट कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, जो हमारी मर्जी हो जहां हम इसको रोटेट मूव कर सकते हैं। लेकिन बेटा अपने इस हैंड को अगर हम इस बोर्ड में के अंदर पेयर्स करना चाहें, इज इट पॉसिबल? बिल्कुल नहीं। इसके लिए हमें स्पेशल ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि एयर तो बेटा गैसियस मीडिया है, और गैसियस मीडिया में पार्टिकल्स के बीच का अट्रैक्शन फोर्स बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं होता, आसानी से इस फोर्स को हम ब्रेक कर सकते हैं, सो दैट वी कैन मूव आवर हैंड इजीली। लेकिन अगर बेटा कोई सॉलिड सब्सटेंस है तो वहां पार्टिकल्स के बीच का अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है, तो बिकॉज ऑफ दैट अट्रैक्शन इफ वी नीड अ लॉट ऑफ फोर्स, अ स्पेसिफिक एंगल टू गो थ्रू विद इट, है ना, समझ में आ गई बात? और यही वजह होती है बेटा कि हम सॉलिड सब्सटेंस में अपने हैंड को रोटेट नहीं कर सकते। तो बस बेटा आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।